नमस्कार, मैं रवीश कुमार। दिल्ली में विधानसभा के चुनाव अब तय हैं। राज्यपाल ने चुनाव की सिफारिश कर दी है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उस पर मुहर लगा दी है। अब सरकार किसी की बिना चुनाव के नहीं बनेगी। लेकिन दिल्ली में क्या उन्हीं मुद्दों के सहारे अब चुनाव होगा जिन मुद्दों के सहारे 2013 के चुनाव में दिल्ली ने एक घमासान, राजनीतिक घमासान देखी थी और नई उम्मीदों के सहारे एक नया रास्ता ढूंढने का प्रयास किया था। बहुत सारे सवाल आने वाले दिनों में, जब तक कि चुनाव की तारीखों के ऐलान नहीं हो जाते हैं, उठते रहेंगे। बहुत सारे जवाब जो आज दिए जाएंगे हो सकता है कल पुराने हो जाएं, लेकिन हम फिर भी एक प्रयास कर रहे हैं कि सोचने के लिए, कि इस समझने के लिए कि इस लड़ाई के जो खिलाड़ी हैं, जो प्लेयर हैं, उन्होंने तुरंत इस ऐलान के बाद दिल्ली के चुनावी संभावनाओं के बारे में क्या सोचा है। तो इसकी शुरुआत हम आज करते हैं अरविंद केजरीवाल से, आम आदमी पार्टी के नेता हैं। अरविंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वो जवाब लिखकर तो नहीं लाए? नहीं, आपका ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का था। आप बार बार कह रहे थे कि बीजेपी चुनाव से भाग रही है। अब तो आप खुश हैं कि बीजेपी चुनाव के लिए तैयार हो गई है? मुझे लगता है ये दिल्ली वालों की जीत हुई है और बीजेपी की हार हुई है। पिछले 4 महीने में जिस तरह से बीजेपी ने 4 बार खरीद फरोख्त करके, जोड़ तोड़ करके सरकार बनाने की कोशिश की, उनकी कोशिशें नाकाम हुई। तो जो अभी आपने बोला ना, पिछली साल लोगों ने एक नई किस्म की राजनीति को वोट दिया था। लोगों ने जिनको वोट दिया था वो खरे उतरे, बिके नहीं। कोई और राज्य होता, कोई और पार्टी होती, अभी तक आप कह रहे हैं कि ये बड़ी बात है, उपलब्धि है कि आपके विधायक टूटे नहीं? एक भी नहीं टूटा, एक भी नहीं टूटा। आपने देखा था किस तरह से 4 पर आपको आशंकाएं थी कि आपकी पार्टी के विधायक टूट सकते हैं। आप जैसे ट्वीट कर रहे थे, कैसा सुना जा रहा है, वो सच भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो नहीं, एक घबराहट ऐसा लग रहा था कि मुझे विश्वास था कि नहीं टूटेंगे, और उन्होंने मेरे विश्वास को, जनता के विश्वास को कायम रखा, और इसका मुझे गर्व है। विषयांतर हो जाएगा, लेकिन क्या इसी से ये समझा जाए कि आप टिकट उन सब जीते हुए उम्मीदवार को दोबारा देंगे जो नहीं टूटे? मिलना चाहिए, उन्हें मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। ठीक है। मेरा सवाल ये था कि बीजेपी बार बार कह रही है कि शुरू से ही वो अपने इस नैतिक पोजीशन पर कायम है कि वो जोड़ तोड़ से सरकार नहीं बनाएंगे, और राज्यपाल को अपनी मंशा जताकर उन्होंने यही बताने का प्रयास किया है। आज सतीश उपाध्याय का बयान भी है कि आम आदमी पार्टी ने देर की, हमने तो एक जिम्मेदार पार्टी है हमारी, हमने जो स्टैंड शुरू में लिया था हम उसी स्टैंड पर कायम है। हमने कैसे देर की? सतीश उपाध्याय ने कहा देर इसलिए की कि आपने भी राज्यपाल के सामने ये कहा था कि सरकार बनाने के विकल्पों पर विचार होना चाहिए, फिर बाद में आपने कहा था कि नहीं होना चाहिए। ये एक विवाद है कि आपने कहा था कि विकल्पों पर विचार होना चाहिए, फिर आप उससे बोले कि हमने तो शुरू से हमारा था कि चुनाव होने चाहिए। कभी नहीं बोला आप? 8 महीने से जब मैंने इस्तीफा दिया था, हमारी कैबिनेट ने रिकमेंड किया था कि विधानसभा को तुरंत भंग कीजिए। और एक्चुअली उस टाइम जब इस्तीफा दिया था, यही असेसमेंट भी था हम लोगों का, क्योंकि अंदर हम कोई भी सिस्टमिक चेंजेस नहीं कर पा रहे थे। हम लोकपाल बिल पास करना चाहते थे, स्वराज का बिल पास करना चाहते, वो नहीं कर पा रहे थे। तो क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी आपने देखा था किस तरह से मिल गए थे असेंबली के अंदर, उन्होंने माइक तोड़ दिया, सब कुछ कर दिया। तो इस्तीफा उस टाइम ये दिया था कि आज मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, कल दिल्ली में चुनाव हो जाएंगे विधानसभा के, लोकसभा के साथ, और इस बार जनता पूर्ण बहुमत देगी। ये बिल्कुल हमने पॉलिटिकली असेस ही नहीं किया कि ये लोग राष्ट्रपति शासन लगा देंगे और 8 महीने तक चुनाव नहीं कराएंगे। वहाँ हमारी बहुत बड़ी भूल हुई, और हमने जनता से भी नहीं पूछा। तो हम तो शुरू से कह रहे हैं चुनाव होने चाहिए, चुनाव होने चाहिए। आपको क्यों लगता है कि जब आपने एक नैतिक पोजीशन लिया तो क्यों लगता है कि वो फैसला गलत है? पॉलिटिकल असेसमेंट गलत था हमारा। हमने ये सोचा था कि ये आज मैं इस्तीफा दूंगा, कल ये लोग चुनाव करा देंगे, लोकसभा के साथ चुनाव होंगे, इस बार पूर्ण बहुमत आएगा, और फिर बिना कांग्रेस की सपोर्ट के हम लोग 5 साल जो सिस्टमिक, हम कहते हैं ना, व्यवस्था परिवर्तन करने आए हैं। जैसे मैंने दिल्ली में बिजली के दाम बढ़ाए, कम किए, मैंने पानी के दाम कम किए, लेकिन जैसे ही मैंने इस्तीफा दिया इन्होंने फिर बढ़ा दिए। तो कोई व्यवस्था परिवर्तन नहीं हो पाया ना। व्यवस्था जन लोकपाल अभी मुद्दा है कि आपको लगता है कि दिल्ली के लोग उतने ही उत्तेजित हैं जितने जन लोकपाल के सवाल पर आज से 1 साल पहले, आज से 2 साल पहले उत्तेजित थे, बेचैन थे कि आना चाहिए? अब तो कोई पूछता भी नहीं है कि लोकपाल जनता के लिए भ्रष्टाचार मुद्दा है। जनता के लिए भ्रष्टाचार मुद्दा है, लोकपाल मुद्दा नहीं है। लोकपाल उसका एक सबसेट है। जैसे 49 दिन की सरकार में आप दिल्ली में कहीं भी पूछें, सारी जनता आपको बताएगी
जी पुलिस वालों ने पैसे लेने बंद कर दिए थे, हाँ। नगर निगम वालों ने पैसे लेने बंद कर दिए थे, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट वालों ने पैसे लेने बंद कर दिए थे। भ्रष्टाचार मुद्दा है। पर अभी आप सबसेट कैसे करें? पहले तो आप कहते थे कि लोकपाल एक बड़ा हिस्सा है, वो आएगा तो उसके डर से खत्म होगा। भ्रष्टाचार के अंदर बहुत सारे काम करने पड़ेंगे। भ्रष्टाचार में आपको, जैसे हमने हेल्पलाइन शुरू करके भ्रष्टाचार खत्म किया दिल्ली में, हेल्पलाइन भी शुरू करेंगे, हम लोकपाल भी लेके आएंगे जिससे कि दोषियों को जेल भेजा जा सके। हम लोगों को कई सारे कानून सिंप्लीफाई करने पड़ेंगे जिनको यूज करके या मिसयूज करके ये इंस्पेक्टर्स या ये लोग पैसे खाते हैं। तो कई सारे काम, कंप्यूटराइजेशन भी करना पड़ेगा, कई सारे काम करने पड़ेंगे भ्रष्टाचार को। क्या दिल्ली में इस बार जब आप चुनाव पे जाएंगे, और मैं सही असेसमेंट जानना चाहता हूं कि क्या दिल्ली के लोग दिल्ली के लिए वही, जब आप नई पार्टी के रूप में चुनाव में जा रहे थे तब कहा जा रहा था कि 2-3 सीट भी आ जाए, 10 भी आ जाए, क्योंकि ये नई बच्चा पार्टी है तो इसको 10 सीट भी आ जाए तो एक बड़ी बात है ना। और जन लोकपाल एक भावनात्मक मुद्दा था, भ्रष्टाचार का मुद्दा था। अब जब जाएंगे अब आप चुनाव के बाद दोबारा 1 साल के भीतर, तो क्या वो सब मुद्दे रहेंगे आपके लिए क्या, या कुछ और ऐड हो जाएगा? मैं 2 चीजें इसमें कहना चाहूंगा। एक तो इस बार हमारी पोजीशन पिछली बार से ज्यादा अच्छी है। पिछली बार लोगों को पता नहीं था कि हम कैसा गवर्न करेंगे। हाँ। पिछली बार लोगों को पता नहीं था कि हमारी 2 सीट आएगी, 3 सीट आएगी। एक तो इस बार लड़ाई सीधे आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में है। अच्छा, पिछली बार लड़ाई कांग्रेस के साथ, पिछली बार 3 पार्टियां थी और जो मीडिया दिखा रहा था कि हम तो कुछ है ही नहीं, लड़ाई उन दोनों के बीच में है। तो कई लोग जनता के कहते थे लोग तो अच्छे हैं पर जीतेंगे क्या, हमारा वोट तो खराब नहीं हो जाएगा। अब वो नहीं है, अब लड़ाई सीधे 2 पार्टियों के बीच में, नंबर 1। नंबर 2, इस बार लोगों ने देख लिया है 49 दिन की सरकार। लोग हमें वोट इसलिए करेंगे क्योंकि 49 दिन की सरकार से लोग बहुत खुश हैं। मैं जहां भी जा रहा हूं लोग कह रहे हैं वो 49 दिन की सरकार वापस चाहिए। एक छोटा सा मैं एग्जाम वो देता हूँ। ठीक है। दिल्ली में 80, अभी मेरे को थोड़े दिन पहले एक सीनियर बीजेपी के लीडर मिले, मैंने उनसे वैसी बातचीत चल रही थी, उन्होंने कहा बीजेपी चुनाव से क्यों घबरा रही है दिल्ली में। बोला सीधा सा स्टेटिस्टिक्स है, जब मैंने बिजली और पानी के बिल कम करे 83% लोग ऐसे हैं जो उसके डायरेक्ट बेनिफिशियरीज हैं। लोग बिल ला के दिखाते हैं मेरे को, देखो जी शीला दीक्षित जी के टाइम में ये 1100 रुपए का बिल आया था, आपके टाइम में 400 रुपए का बिल आया, अब ये 1200 का हो गया। लोगों के बिजली के बिल कम हुए, लोगों के 83% लोगों के, ये 83% लोग। जिक्र किया तो मैं बता दूं कि मैं कहाँ हूँ। मैं गिरनार अपार्टमेंट है ये, यूपी में पड़ता है, और यहाँ पे वैसे बहुत सारे अपार्टमेंट बने हुए हैं। और जब मैं आ रहा था तो एक रेहड़ी पे पानी वाला बड़ा बोतल लेकर बेच रहा था। तो मैंने उससे पूछा कि यहाँ कितने लोग इस तरह का पानी खरीदते हैं, तो उसने बताया कि मैं तो 1000 से ज्यादा घरों में सप्लाई करता हूँ, लेकिन मेरी तरह 100 से भी ज्यादा, बहुत छोटा सा इलाका है, 100 से भी ज्यादा पानी सप्लाई करने वाले हैं। फिर मैंने उनसे एक सवाल किया कि कितने लोग इस पर महीने में कितना पैसा खर्च करते होंगे। तो जहां अरविंद केजरीवाल रहते हैं वहीं पर, ये उत्तर प्रदेश का इलाका है, हर घर का आदमी न्यूनतम 1000 रुपया पानी बाहर से खरीद कर पीता है, क्योंकि उसका जो सुंदर वाला शाइनिंग इंडिया वाला अपार्टमेंट है उसमें पीने का साफ पानी नहीं। ये मैंने यूं ही बता दिया। उसी सोसाइटी के पार्किंग में हम घूमते घूमते बात कर रहे हैं। पर जैसे आपने कहा कि बीजेपी से आपकी लड़ाई है, तो बीजेपी तो नरेंद्र मोदी का चेहरा आगे करके लड़ने जा रही है। नरेंद्र मोदी से आप कैसे लड़ेंगे? वही मैं भी जानना चाहता हूँ। नरेंद्र मोदी जी तो प्रधानमंत्री हैं। हाँ। मुख्यमंत्री के लिए तो जगदीश मुखी जी लड़ेंगे। ये आप अपने से तय कर रहे हैं या बीजेपी को तय करने दीजिए? सतीश उपाध्याय जी ने कहा कि हम बनना चाहते हैं। नहीं, उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने कहा कि हम सामूहिक नेतृत्व में विश्वास रखते हैं और समय के साथ जरूरत पड़ी तो वो हम बता देंगे। समय के साथ लेकिन जरूरत पड़ी तो प्रभात झा मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने जाएंगे, जैसे हम महाराष्ट्र और हरियाणा में लड़ने गए। देखिए दिल्ली के अंदर जगदीश उपाध्याय जी के, सतीश उपाध्याय, जगदीश मुखी जी के अलावा बीजेपी के पास कोई और बेहतर लीडर नहीं है। कोई और बेहतर है तो बता दें वो लोग। तो लड़ाई सीधे हमारे और जगदीश मुखी जी के बीच में है। प्रधानमंत्री जी तो अपनी कुर्सी छोड़ के, बीजेपी नरेंद्र नहीं, वो गए थे महाराष्ट्र और हरियाणा में, प्रधानमंत्री अपनी कुर्सी छोड़कर गए थे, क्योंकि वहां पे आपके पास एक क्रेडिबल ऑल्टरनेटिव नहीं था। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के रूप में एक क्रेडिबल ऑल्टरनेटिव लोग देखते हैं, वहां पे कोई ऑल्टरनेटिव नहीं था। लोग कांग्रेस से तंग आ चुके थे। एक जगह 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी, एक जगह 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी। फिर भी बीजेपी ने वहां के नेताओं को खड़ा कर सकती थी, फडणवीस थे या खट्टर साहब को भी आगे कर सकती थी, लेकिन नरेंद्र मोदी का चेहरा आगे किया गया
और ये तय है, अभी तक तय लगता है कि बीजेपी नरेंद्र मोदी के नाम पे दिल्ली के लड़ेगी। अंदर जनता मन बना चुकी है। जैसे मैं बहुत लोगों से पूछता हूँ, मैं कई जगह गया, मैंने कहा भाई आप लोगों ने विधानसभा में हमें वोट किया था, लोकसभा में क्या हो गया, लोकसभा में क्यों नहीं किया? उन्होंने कहा अरविंद जी पहले ही बोला था, केंद्र के अंदर मोदी, दिल्ली के अंदर केजरीवाल, मोदी फॉर पीएम, केजरीवाल फॉर सीएम। बोलो जी हमने मन बना रखा है। पर बीजेपी अब ये कहती है कि हर राज्य में उसकी अपनी सरकारें हों ताकि वो बेहतर समन्वय के साथ, कोऑर्डिनेशन के साथ दिल्ली का विकास कर सके या हरियाणा का विकास कर सके। हाँ, एक मिनट इस पे हाँ। अपने प्रश्न पूछा, जवाब देता हूँ। हाँ। कि केंद्र में और राज्य में अगर सेम पार्टी की सरकार होगी तो ज्यादा विकास होगा, ऐसा कहा जा रहा है। वो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं। हाँ। नरेंद्र मोदी जी गुजरात में 12 साल मुख्यमंत्री थे। हाँ। केंद्र में उस टाइम कांग्रेस थी। हाँ। नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी वाले कहते हैं कि उस टाइम गुजरात में काफी विकास हुआ। अलग अलग सरकारें थी, विकास फिर भी हुआ। क्यों? क्योंकि वहां अलग नेतृत्व, यहाँ फिर भी विकास हुआ। दिल्ली के अंदर शीला दीक्षित जी की सरकार थी कांग्रेस की, केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी, फिर भी दिल्ली में विकास नहीं हुआ। कांग्रेस कहती है काफी विकास हुआ। कांग्रेस कहती है, जनता नहीं कहती है। हाँ, ठीक ठीक है, है। जनता तो सुनो सुनो सुनो। हाँ, हाँ। अभी राजस्थान के अंदर भाजपा की सरकार है, हाँ। केंद्र के अंदर भी भाजपा की सरकार है। हाँ। राजस्थान वालों को पूछो, दुखी हो रहे हैं, अभी बाई इलेक्शन हार गए सारे के सारे। तो मेरा ये कहना है, मेरा सुनिए सुनिए, आपको उधर भी स्ट्रांग नेता चाहिए और इधर भी स्ट्रांग नेता चाहिए। अब मेरे पास कल एक ईमेल आया था एक बैंक मैनेजर का, बड़ा इंटरेस्टिंग। वो कहता है सर मैं ये आर्ग्यूमेंट आजकल सुन रहा हूँ कि सेम सरकार, दोनों जी सेम पार्टी की सरकार। कहता है मेरे सीईओ जो हैं बैंक के, हमारी सारी ब्रांचेस के मिला के सीईओ, वो एक स्ट्रांग आदमी है। अब वो ये कहे कि मेरी फैमिली का ही मेंबर ब्रांच मैनेजर होना चाहिए तो विकास ज्यादा होगा। कहता मैं हूँ यहाँ पे, मैं स्ट्रांग हूँ, वो भी स्ट्रांग है। चाहे किसी भी पार्टी का हो, स्ट्रांग नेतृत्व चाहिए, चाहे आम आदमी पार्टी का हो, चाहे कांग्रेस का हो। क्यों समझ रहा हूँ, अब जनता को ये तय करना है कि अरविंद केजरीवाल चाहिए कि जगदीश मुखी चाहिए। ये पक्ष है। मैं ये क्यों समझ रहा हूँ कि आप नरेंद्र मोदी से बच रहे हैं। हम आप लड़ाई, ये एक नेता के तौर पे कह सकते थे, नहीं आप ये नेता के तौर पे कह सकते थे कि नरेंद्र मोदी ही अगर वो चेहरा बनकर आना चाहते हैं तो आ जाए, हम उन पर हमले करेंगे। नहीं, अगर आप ये कह रहे हैं तो फिर मैं पूछूंगा क्यों समझ रहा हूँ हाँ कि मीडिया जबरदस्ती इस लड़ाई को केजरीवाल वर्सेस मोदी क्यों बना रही है? ये लड़ाई है ही नहीं। नहीं, मीडिया नहीं बना, बीजेपी कह रही है कि हम जाएंगे। देख रहा हूँ बीजेपी झारखंड में पहले कह चुकी है। केजरीवाल भी एबल टू विथस्टैंड मोदी जगरनॉट। लड़ाई इज नॉट बिटवीन मोदी एंड केजरीवाल। वो नहीं है, लेकिन बीजेपी कहती है कि वो मोदी को लेकर जाएगी। बीजेपी लड़ाई बनाना चाहती है, मीडिया उस एजेंडा को आगे क्यों ले जा रही है? तो बीजेपी अगर कोई नेता ना, हम जनता को ये एजुकेट करना चाहते हैं, लड़ाई केजरीवाल और मोदी के बीच में नहीं है। तो चलता रहेगा स्किल इंडिया कार्यक्रम के तहत, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप बच क्यों रहे हैं? क्या मुश्किल है नरेंद्र मोदी को टारगेट करना? जो लड़ाई है ही नहीं, वो लड़ाई आप क्यों बनाना चाहते हैं? आप बनाएंगे, वो बनाएंगे। वो गलत कर रहे हैं ना, वो जनता को हम ये समझाना चाहते हैं भाई, या तो एक बनाएंगे तो कैसे टारगेट करेंगे? हम यही समझा रहे हैं कि भाई या तो नरेंद्र मोदी जी इस्तीफा देके मुख्यमंत्री की दौड़ में आ जाएं। या हरियाणा में भी लोगों ने कहा, लेकिन ये नहीं चला ये मुद्दा। देखते हैं दिल्ली की जनता ज्यादा एजुकेटेड है, देखते हैं दिल्ली की जनता समझेगी। दिल्ली की जनता ने 49 दिन की सरकार देखी है, आम आदमी पार्टी के पास चेहरा है। 49 दिन का जिक्र करते हैं, बीजेपी के पास चेहरा नहीं है। बीजेपी ने इसी 49 दिन को आपकी कमजोरी के रूप में पेश कर दिया। आज ही सतीश ने कहा है, या थोड़े दिन पहले जगदीश मुखी ने कहा है, नगर निगम में बैठ के बीजेपी की सरकार ने प्रस्ताव पारित किया था थोड़े दिन पहले, आपने भारत टाइम्स में पढ़ा होगा, कि वो कह रहे हैं कि 49 दिन में अगर केजरीवाल ने भ्रष्टाचार दूर कर दिया, हमसे क्यों नहीं होता। वो तारीफ करते हैं हमारी, बीजेपी वाले भी तारीफ करते हैं। जगदीश मुखी ने कहा है कि आप छोड़कर भागे, तो जैसे ही आप बस ये छोड़ के भागे, इन्होंने एक वो पकड़ लिया, छोड़ के भागे। तो आपको लगता है कि आपके खिलाफ ये कमजोर मुद्दा बनता जा रहा है, वो चैलेंज है? नहीं, वो मैं मानता हूँ जनता उससे नाराज है, लेकिन ये नाराजगी अपनों की नाराजगी है। आज तक आप उत्तर प्रदेश में चले जाओ, उत्तर प्रदेश में जनता से बात करो, जनता कहेगी कब ये समाजवादी पार्टी की सरकार खत्म हो, कब हमारा पीछा छूटे। पंजाब में चले जाओ, पंजाब में जनता कहेगी कब ये अकालियों की सरकार, एक मिनट कब ये सरकार जाए, हम कब। दिल्ली में लोग कहते हैं यार ये क्यों छोड़ के चला गया, वापस क्यों नहीं आता। पहली बार जनता जो है वो कह रही है कि इस्तीफा देने से लोगों को दुख, नहीं तो कहते कब इस्तीफा दे, कब पीछा छूटे। मैं आपकी तरह दावा नहीं कर सकता कि लोग क्या कह रहे हैं दिल्ली में, लेकिन एक मत है, एक राजनीतिक मत है कि आप छोड़कर चले गए थे, और जिसके लिए आपने अफसोस भी व्यक्त किया। आपका चश्मा थोड़ा क्रैक कर गया, गिर गया था क्या? हाँ, गिर गया था। बदल लीजिएगा। नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जैसे मैंने शुरू में कहा कि जब आम आदमी पार्टी अपना पहला चुनाव लड़ रही थी, तब लोगों ने कहा कि बच्चा पार्टी है, 2 भी जीत जाए तो भी बहुत है, 10 भी जीत जाए तो भी बोनस है। क्या इस चुनाव में आपको नहीं लगता कि आपका स्टेक पहले से कहीं ज्यादा है? हमारा स्टेक नहीं है, जनता का स्टेक है। हम कौन है? हम कुछ भी नहीं है।
हम राजनीति में नहीं आना चाहते थे, मजबूरी में राजनीति में आए हैं। आज जनता का सबसे बड़ा स्टेक है। अगर जनता 49 दिन जैसी ईमानदार राजनीति, अगर जनता 49 दिन जैसा भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन चाहती है, अगर जनता 49 दिन जैसा महंगाई कमी चाहती है, तो जनता वोट देगी। नहीं देगी तो हम घर आके बैठ जाएंगे, हमारा क्या है। पर आपको क्यों लगता है कि भ्रष्टाचार के अलावा भी और दूसरे मुद्दे हो सकते हैं? भ्रष्टाचार से ही महंगाई कम होती है सर, डायरेक्टली लिंक्ड है। मैं आपको 2-3 उदाहरण दूंगा। मेरे टाइम में एक ट्रांसपोर्टर मिला, ये जो रेड लाइट होती है, आप एक ही सुनो तो सही, एक मिनट। रेड लाइट के ऊपर आपको पैसे देने पड़ते हैं, बंधा होता है इनको ट्रकों का पैसा। हाँ। वो बता रहा था कि एक दिन में मैं कम से कम 1 लाख रुपए की रिश्वत देता हूँ। बोला 49 दिन में आपकी 49 लाख रुपए की रिश्वत मेरी बच गई। मैंने अपने ट्रांसपोर्ट के रेट कम कर दिए। मेरे को एक चाय वाला मिला, ढाबे वाला, वो बता रहा था साहब मैं पहले 10 रुपए की चाय बेचा करता था, 7 रुपए की कर दी, क्योंकि पुलिस वाले जो पैसे लेके जाते थे वो पुलिस वालों ने पैसे ले जाने बंद कर दिए। सर भ्रष्टाचार अगर खत्म हो गया, सरकारी अस्पतालों में दवाइयाँ मिलने लग गई थी हमारे टाइम में, नहीं तो दवाइयाँ नहीं मिलती थी, सारी दवाइयाँ चोरी हो जाती थी। पर ये चुनाव जो है, बिजली के दाम कम हो गए भ्रष्टाचार कम होने से, बिजली के दाम कम हो गए, पानी के दाम कम हो गए, दवाइयाँ मिलने लग गई लोगों को, सरकारी स्कूलों की हालत सुधरने लग गई। सर हर चीज के नीचे तो भ्रष्टाचार पर है। आप कह रहे हैं कि इस बार आपकी लड़ाई जो है बीजेपी से है, कांग्रेस नहीं है, लेकिन इस बार बीजेपी आपसे लड़ी। पिछली बार बीजेपी भी आपकी तरह कांग्रेस से पहले नंबर पर लड़ रही थी, इसलिए दिल्ली की जनता ने लगभग आप दोनों को बराबर ही तरीके से चुना था। अगर वो चुनती तो शायद आपकी सरकार बन जाती, या कहीं उसके चुनाव में स्पष्टता होती तो बीजेपी की सरकार बन जाती। तो उसके तराजू में पिछले रिकॉर्ड के हिसाब से तो आप दोनों बराबर हैं, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। मैं ये जानना चाहता हूं कि इस लड़ाई में क्या ये मुमकिन है क्या कि आप बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगे और नरेंद्र मोदी के खिलाफ भाषण नहीं देंगे? वो अगर ना भी दावेदारी करें, ना भी आए चुनाव में, क्योंकि आज की तारीख में नरेंद्र मोदी मतलब बीजेपी, बीजेपी मतलब नरेंद्र मोदी। हम तो जनता को ये कहेंगे जी हमने 49 दिन में क्या किया। हाँ, वो कहेंगे कि आप नहीं कर पाए। नहीं, जनता कह रही है खराब, मेरे को कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप चलिए मेरे साथ एक दिन सभा में, चलिए सभा में। संसाधन और विज्ञापन और संगठन, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 3 मूल हैं। हाँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इन तीनों आधार पर आम संसाधन आदमी भी पार्टी नहीं है, कहाँ खड़ी है? संसाधन भी नहीं, विज्ञापन भी नहीं, तीसरा क्या बताया? संसाधन, विज्ञापन और संगठन। संगठन है, संगठन बड़ा मजबूत है। जनता संसाधन क्यों नहीं है? क्या अब आपको उस तरह से चंदे नहीं मिल रहे हैं जिस तरह से पहले मिला करते थे? नहीं, उतना चंदा मिल जाए, फिर भी उनके पास कितना बेशुमार दौलत है। तो आप नहीं लड़ पाएंगे? काला धन है उनके पास, इतना बेशुमार काला धन तो वो दौलत निकाल रहे हैं, वो कह रहे हैं। काला धन वो इसी तरह से निकाल रहे हैं, फ्रंट पेज ऐड देके, सारे टीवी चैनलों में ऐड देके, इसी तरह से निकाल रहे हैं। आपके पास ऐड देने के पैसे हैं? पैसे ही नहीं है। मैं जनता से ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के जरिए, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं अपील ही कर रहा हूँ। नहीं, वो फिर बीजेपी को भी अलाउ करना पड़ेगा कि आप भी कर दीजिएगा अपील। जिसकी अपील के अंदर सच्चाई होगी, जो दिल से निकलेगी अपील, जनता उसको पकड़ लेगी। मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरे पास चुनाव लड़ने के पैसे नहीं है। आपके पास नहीं है? मेरे पास नहीं है पैसे चुनाव लड़ने के, और उनके पास तो इस बार तो लड़ाई ऐसे लोगों से जिनके पास बेशुमार बेइंतहा दौलत है। अरविंद, आप सच बताइए, कैसे लड़ेंगे फिर जब पैसा नहीं है? यही तो कह रहा हूँ मैं, जनता को ये कहना चाहता हूँ कि अगर 49 दिन की सरकार आपको अच्छी लगी, अगर आपको लगा कि आपको ऐसी ही सरकार दोबारा चाहिए, तो आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा। पर इस बार आपको जाके प्रचार करना, और आपको जाके जनता को जाके प्रचार करना पड़ेगा। जिन जिन लोगों के बिजली के बिल कम हुए, जिन जिन लोगों के पानी के बिल कम हुए, जिन जिन लोगों को रिश्वतखोरी से मुक्ति मिली थी, जिन जिन लोगों को लगा कि 49 दिन में अच्छी सरकार आई, उनको जाके चुनाव लड़ना पड़ेगा। संगठन की बात करता हूँ, आपने मान लिया कि विज्ञापन और के पैसे नहीं और संसाधन आपके पास नहीं है, लेकिन पिछले चुनाव में बहुत सारी ऐसी बातें होती थी कि फलाने अपनी नौकरी छोड़कर आपकी पार्टी में आ रहे हैं, फलाने अपने चीजों को छोड़कर आ रहे हैं, अभी भी आ रहे हैं, छोड़ के आए हुए हैं। ये पैसे नहीं लेते, ये दीपक जी 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 ये भी नौकरी छोड़ के आए हुए हैं, बहुत लोग नौकरी छोड़ के आए हुए हैं जी। नहीं, ठीक है। अरविंद, मैं एक बात और जानना चाह रहा था कि आपने मान लिया, एक आप आए थे इस राजनीति में बदलाव करने के लिए, एक सत्ता का जो सिस्टम है उसमें बदलाव करने के लिए, और राजनीति के तौर तरीके उसमें बदलाव करने के लिए, स्वराज। हम लोगों ने समझा जैसा कि एक राहुल गांधी छोटे तौर पर असफल रूप से एक प्रयास करते कि उनके संगठन में चुनाव हो, इस तरह की चीजों पे, इन पैमानों पे आपकी पार्टी आज कहाँ खड़ी है? उसकी लोकतांत्रिकता के बारे में मैं जानना चाहता हूँ। हाँ, इंटरनल डेमोक्रेसी की कोई संगठन है जिसमें चुनाव हो
और जिसमें लोग जीत के आ रहा है। ये आइडिया जो स्वराज आपने लिखा धीरे था। धीरे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। हाँ। पिछली साल आपने देखा, अभी तक तो 2 चुनाव फेस किए हैं। हाँ। पिछली बार आपने देखा हमने वॉलंटियर्स के बीच में से हाँ। उनकी राय जान के कैंडिडेट्स को टिकट देने की कोशिश की। पूरा प्रोसेस ट्रांसपेरेंट था। उसके बाद इस बार भी करेंगे ऐसा या इस बार भी मतलब 2 चुनाव में हमने जो प्रयास किए, हाँ। उनसे जो हमने सबक लिए हैं, हाँ। उसके अंदर मॉडिफिकेशन करेंगे प्रोसेस को, लेकिन उस प्रोसेस को और सुदृढ़ करने की कोशिश करेंगे। उसको करेंगे, लेकिन हो सकता है कि इस बार आप लोगों से राय लेकर या विधानसभावार वो जिस तरह से मैनिफेस्टो बनाने की बात थी वो सारी चीजें आप नहीं करेंगे। मैनिफेस्टो भी बनाएंगे। मैनिफेस्टो के लिए एक हमने और अलग तरीका निकाला है। अगले हफ्ते से हम डेली डायलॉग शुरू कर रहे हैं। अच्छा। दिल्ली डायलॉग्स। हाँ। डेली डायलॉग्स के अंदर सेक्टर वाइज हम की महिलाओं की क्या प्रॉब्लम्स हैं, हाँ। यूथ की क्या प्रॉब्लम्स हैं। जैसे पिछली बार तो हम स्पेसिफिक एरिया वाइज गए थे, वो तो मैनिफेस्टो बने हुए हैं हमारे पास। उसको मतलब अभी तो साल भर भी नहीं हुआ, तो उसमें कोई रिवीजन कोई खास होगा ऐसा हम नहीं मानते। उसको रिपीट भी करेंगे, उनमें कई चीजें इम्प्लीमेंट भी की। लेकिन इस बार हम स्पेसिफिक सेक्टर वाइज हम इश्यूज को उठा रहे हैं। ये 9 तारीख से अगले हफ्ते से शुरू करेंगे और इसको फिर हम हफ्ते वाइज, एक हफ्ते यूथ के ऊपर, एक हफ्ते विमेन के ऊपर, एक हफ्ते इस तरह से करते जाएंगे। ये करेंगे ताकि लोगों को जान के फिर एक नया मुद्दा आप उसको बनाने का प्रयास करेंगे। अनऑथराइज्ड कॉलोनीज हैं। फिर भी मुझे ये क्यों लग रहा है कि आप नरेंद्र मोदी को टारगेट करने से बचें? मुझे ये क्यों लग रहा है कि आप नरेंद्र मोदी जी के साथ मेरे को भिड़ाने की कोशिश कर रहे हैं? बिना भिड़े तो चुनाव होता नहीं है यार। तो जिसके साथ लड़ाई, बीजेपी जिस नेता का पोस्टर लेके निकलेगी, कॉम्पिटिशन मेरा और आपका है ना? और आप मेरे लड़ाई में हमसे करा रहे हैं। ये सवाल तो बनता है, बीजेपी जिस नेता का पोस्टर लेके निकले, आप बच क्यों रहे हैं? मतलब क्या ये दुविधा है? आपको लगता है कि ये करने से मिडिल क्लास फिर तय नहीं कर पाएगा? क्योंकि पिछली बार सर्वे में आता था कि वही मिडिल क्लास आपको भी पसंद करता है लेकिन मोदी को भी पसंद करता है। बाद के चुनाव में ऐसा लगता है कि वो प्रायः उन्हीं के साथ है। तो आपको क्यों लगता है ये मुश्किल कि आप उस मिडिल क्लास के पास जाकर मोदी से वोट नहीं तोड़ सकते? क्यों लगता है कि आप जबरदस्ती भिड़ाने की कोशिश? मैं जबरदस्त ये राजनीतिक से आप भिड़े या ना भिड़े, मतलब वो तो रहेंगे सामने। वो तो मतलब वो वाला चुनाव अलग है, प्रधानमंत्री का अलग है। ये आर्गुमेंट इसलिए कह रहा हूँ कि महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव में परखा जा चुका था और वो सिर्फ मोदी के नाम पे चुनाव जीते, क्योंकि वहाँ ये आर्गुमेंट लिया ही नहीं गया। उन पार्टियों के पास चेहरे नहीं थे, वहाँ ये आर्गुमेंट लिया ही नहीं गया। मैं पहली बार यहाँ पे हम लोग ये कह रहे हैं कि लड़ाई मुख्यमंत्री, 2 मुख्यमंत्री के कैंडिडेट्स के बीच में है। लड़ाई कैसे हो सकती है? एक मुख्यमंत्री का कैंडिडेट, एक प्रधानमंत्री का कैंडिडेट। ये तो ठीक है, लेकिन बीजेपी ने जगदीश मुखी को भी तो तय नहीं किया है। वो जगदीश मुखी को तय हम कर रहे हैं ना। नहीं, आप क्यों तय कर रहे हैं? मतलब कोई वहाँ पर वो कोई आप तय करके फिर लड़ेंगे? अभी तो बीजेपी ने जिसका पहले तय होता है उसका चांस कट जाता है। बीजेपी बताए कि उससे बेहतर अगर उनके पास कैंडिडेट है तो हम उसका नाम लेना चालू कर देंगे। हमारे हिसाब से अभी तक बीजेपी जगदीश मुखी जी को, जो शेर सिंह डागर मॉडल ऑफ गवर्नेंस था, हाँ। शेर सिंह मॉडल डागर के जरिए 4-4 करोड़ रुपए में स्टिंग काइंड ऑफ पुलिसिंग मॉडल थी जिसमें पकड़ लिया था आपने, है ना? कथित रूप से। गलत तो नहीं था? मुझे नहीं मालूम सही है कि नहीं, मैं यहाँ दावा नहीं कर सकता। फोरेंसिक जांच करा लीजिए। इतना लोड मैं नहीं लेता, फोरेंसिक लूंगा तो फिर मैं घर नहीं जा पाऊंगा। फिर भी वो शेर सिंह मॉडल ऑफ गवर्नेंस जो था, जिसमें उन्होंने 4-4 करोड़ रुपए में विधायकों को खरीदने की कोशिश की, उस वक्त सारा मीडिया ये कह रहा था कि जगदीश मुखी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। अगर बीजेपी ने नहीं कहा, बीजेपी ने कहा था उन दिनों, बीजेपी ने नहीं कहा। इनफॉर्मली सोर्सेज को बताते थे। ये आधी चीजें तो इनफॉर्मल करते हैं ना, आधी तो सोर्सेज से करते हैं। जगदीश मुखी भी नरेंद्र मोदी के नाम पर ही वोट मांगने आएंगे। तो हम यही जनता को, हाँ आपने बिल्कुल सही बात कही, हम जनता को यही कहेंगे बार बार कि नरेंद्र मोदी जी जगदीश मुखी जी के लिए वोट मांगने आ रहे हैं, अपने लिए वोट मांगने नहीं आ रहे। हम यही समझाएंगे जनता को, यही समझाएंगे कि नरेंद्र मोदी जी जनवरी और डॉक्टर हर्षवर्धन आ गए तो हम उनका नाम लेना चालू कर, और किरण बेदी आ गए तो ये भी एक चर्चा चलता रहता है। आपको लगता है अगर किरण बेदी हो तो सामने से लड़ना आपके लिए आसान होगा? मान लीजिए रवि या मुश्किल हो जाएगा से लड़ना कितना? लड़ते रहेंगे फिर भी आप, जो भी आएगा उनकी तरफ। पर ये आपके लिए आपके अस्तित्व की लड़ाई नहीं है क्या? मेरा अस्तित्व, अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी का अस्तित्व। आम आदमी पार्टी इंपॉर्टेंट नहीं है, देश इंपॉर्टेंट है। पार्टी हमने अपने लिए नहीं बनाई थी, अपना कैरियर छोड़ के आए हैं, यहाँ पे कैरियर बनाने के लिए नहीं आए हैं। हम रहे ना रहे, केजरीवाल रहे ना रहे, आम आदमी पार्टी रहे ना रहे, भ्रष्टाचार मुक्त भारत के लिए अंतिम सांस तक लड़ते रहेंगे। पर ठीक है कि ये आपने पहले भी कहा था, लेकिन जब भी आप एक नए चुनाव में जाते हैं, करके भी दिखाया, जब भी आप नए चुनाव में जाते हैं तो सारा चीज बदल जाता है। मुझे नहीं लगता कि दिल्ली की जनता भ्रष्टाचार के सवालों पे उतनी उद्वेलित है, उतावली है या बेचैन है, मुझे नहीं लगता है। इसलिए मैं ये पूछ रहा हूँ आप एक दिन चलिए, शायद वो मुद्दा ना सड़क पे चलते हैं। जो मिडिल क्लास है, जो अच्छे कपड़े खाने पीने वाला है, उसको लगता है कि भारत का डिस्कोर्स अब, विमर्श, राजनीतिक बहस अब
दूसरे रास्ते चली जा चुकी है। तो वो उस कुछ समय मिडिल के लिए। क्लास हाँ। को ये तय करना है। ये इम्पोर्टेंट मुद्दा आपने उठाया। आज दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी दंगे कराने की कोशिश कर रही है। क्या हम इस तरह का भारत चाहते हैं? क्या हम इस तरह की दिल्ली चाहते हैं? पिछले 30 साल में दिल्ली के अंदर दंगे नहीं हुए थे, पहली बार दंगे कराए जाने की कोशिश कर रहे हैं। इस मिडिल क्लास को अब उठना पड़ेगा। दे हैव टू स्टैंड एंड दे हैव टू टेक अ स्टैंड। इनको इस किस्म की राजनीति को रिजेक्ट करना पड़ेगा। ये गलत है। राजनीति कीजिए, लेकिन इस तरह से लोगों को लड़ा इस के। चुनाव में मैं ये समझ पा रहा हूँ कि सांप्रदायिकता के खिलाफ कड़ा स्टैंड लेने वाले हैं। हम तो ये जो नफरत की राजनीति है, हाँ। जातियों के आधार पे, धर्म के आधार पे, इसको एक ही तरीके से टैकल किया जा सकता है, प्यार और मोहब्बत की राजनीति से। आज मैंने अखबार में पढ़ा एक पहल की कुछ लोगों ने मिलके, मुझे बड़ा अच्छा लगा पढ़ के, कि हिंदुओं के त्यौहार में मुसलमान जा रहे हैं और मुसलमानों के त्यौहार में हिंदू जा रहे हैं। मैंने अभी देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। रामलीला के अंदर मैं गया था, कई रामलीलाओं में। एक रामलीला में मैं गया मंगोलपुरी में, वहां पे लक्ष्मण का रोल पता है कौन कर रहा था? फिरोज, एक मुसलमान लक्ष्मण का रोल कर रहा था। फिर मैं नॉर्थ ब्लॉक की रामलीला में गया, वहां पे जो मैनेजमेंट कमेटी थी वहां की, उसमें आधे मुसलमान थे। ये भारत की संस्कृति है। हिंदू और मुसलमान मिलके रहे। चुनाव में सेक्युलरिज्म एक बैड वर्ड बन गया था लोकसभा चुनाव में, और कई पार्टियां। इन शब्दों को छोड़िए, ये शब्द क्यों छोड़ दें इन शब्दों को? संविधान में जो शब्द संविधान में लिखा है उसको कैसे छोड़ दें? ये शब्द बड़े कि सोशल मीडिया पे कोई 40,000 आदमी मुझे गाली दे रहा, मैं शब्द छोड़ दूंगा? नहीं, आप इस्तेमाल। मेरा ये कहना है, इन शब्दों को यूज मिसयूज तरह तरह से किया गया। मेरा बस ये कहना है, इस नफरत की राजनीति, हाँ मैं सहमत हूँ आपसे, इस नफरत की राजनीति को जिस तरह से ये लोग दंगे भड़काते हैं, गलत काम करते हैं, इसे हम सब लोगों को मिलकर। अपूर्वानंद ने, अरविंद जी, अपूर्वानंद ने एक आर्टिकल लिखा हमारे पर कार्यक्रम में। मैं यही बार बार फिर से रिपीट करूंगा कि दिल्ली की मिडिल क्लास को अब खड़ा होना पड़ेगा और तय करना पड़ेगा कि क्या दिल्ली की मिडिल क्लास इस किस्म की दिल्ली बर्दाश्त करेगी जिसके अंदर दंगों के आधार पर राजनीति की जाए। उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन उनका शायद सवाल ये भी था कि जब त्रिलोकपुरी में तनाव हो रहा था तो आप लोगों को भी सक्रियता इसके खिलाफ, हम बहुत सक्रिय, कड़ा स्टैंड लेना चाहिए। हमने कड़ा स्टैंड लिया, लेकिन हमने मीडिया के अंदर हम नहीं आए। मनीष वहां पे सारी रात घुमा है, आशीष खेतान सारी रात घुमा है, हमारा एमएलए सारी रात घुमा है, और हमारा एक एमएलए बगल में कोंडली है, कोंडली का एमएलए वहाँ सारी रात घुमा है। ये संजय सिंह वहाँ सारी रात। दोनों मीडिया के अंदर हम नहीं आना चाहते, क्योंकि हम कोई भी चीज़ वहाँ मीडिया में चली जाए वो फिर बवाल हो जाता है। हम वहाँ लोगों को शांत करने की कोशिश कर रहे थे मीडिया के बाहर। तो बवाल नहीं करें तो मीडिया में और क्या करेंगे? फिर यही तो हो रहा है। खैर ठीक है। और भी बहुत सारे एक सवाल जो बन रहे हैं अरविंद, की आपकी पार्टी में बहुत सारे पुराने साथी अब चले गए, कुछ लोग नहीं गए लेकिन उदासीन हो गए, मतलब बहुत सक्रिय नहीं हैं। ऐसा लगता है कि उन सबके अलग होने के कारणों में उन्होंने देखा कि शायद एक मोह भंग जैसी चीजें उनके साथ होने लगी थी। अब कोई महिला चेहरा नहीं दिखता है आपका, अब कोई और नए चेहरे नहीं दिखते हैं। ये सब तो आपके चैनल पे आती है। हाँ, अतिशी आती हैं, मैंने उनको पहले से महिला है वो भी। हाँ, वो दिखता नहीं है। जैसे एक और सवाल उठा कि वो सारे लोग चले गए हैं, जैसे मेधा पाटकर थी, मेधा पाटकर तो है, नजर नहीं आती हैं। मेधा पाटकर अभी भी है, अभी भी हाँ, सारे साथी हैं। हाँ, बिल्कुल है। अन्ना हजारे, अब अन्ना हजारे नहीं है, किरण बेदी जी नहीं है, 2-4 लोग छोड़ के गए। पर जैसे एनडीटीवी में साल में कुछ लोग छोड़ के जाते हैं, ऐसे ही पार्टी में भी कुछ लोग छोड़ के जाते हैं, कुछ लोग आते हैं। देखिए, परिवार है, परिवार में लड़ाई झगड़े भी होते हैं, आपस में मन मुटाव भी होते हैं, फिर एक दूसरे को गले भी लगा लेते हैं, होता ही है। हमारा परिवार है, हम अपनी पार्टी के मसले झेल लेंगे अपने आप। ठीक है, वो आपकी पार्टी का मसला है, लेकिन क्योंकि आप बदलाव करने की उम्मीद लेकर आए थे। और बदलाव में ये नहीं होता कि आपस में लड़ाई झगड़े नहीं हो, इंसान है, हमारे भी लड़ाई झगड़े होते हैं। वो ईमेल थोड़ा बाहर भी निकले, थोड़े बाहर भी जाते हैं, जाने चाहिए सर, थोड़ा मसाला जिंदगी में होना चाहिए। लेकिन इतना भी नहीं कोई विधायक आपका बदमाशी करता हुआ सीसीटीवी में पकड़ा जाए। जानता भी नहीं था, मेरे को अब बताया गया कि टीवी वालों ने खूब चलाया। ना वो नेता है, ना कार्यकर्ता है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब मैं आपके इलाके की तरफ आ रहा था यहाँ पे, तो कई पोस्टर दिखे स्वच्छ भारत अभियान के, तो झाड़ू जो आपका चुनाव चिन्ह है, तो मैं देख रहा था कि वो चुनाव चिन्ह नरेंद्र मोदी के हाथ में है। नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि झाड़ू से ही सफाई होगी, सब लोग झाड़ू पे बटन दबाओ। वो ये कह रहे हैं, तो वो तो ये नहीं कह रहे हैं कि झाड़ू जिनके हाथ में उनसे नहीं होगी, ये झाड़ू हमें दे दो, हम कमल की तरह खिलाएंगे और झाड़ू से सफाई भी रखेंगे। ये तो नहीं कह रहे। मजाक कर रहा था। मेरा ये कहना है कि 2 घंटे हफ्ते में
झाड़ू लगा के इस देश की सफाई नहीं हो सकती। एमसीडी को ठीक करना पड़ेगा तभी सफाई होएगी। चारों तरफ दिल्ली में कूड़ा ही कूड़ा है। सफाई हुई? कुछ सफाई नहीं हुई। सिंबलिज्म अच्छा है, श्रमदान अच्छा है, श्रमदान से आदमी का अहंकार कम होता है। लेकिन हम ये सोचें कि कुछ लोग हफ्ते में 2 घंटे सफाई करके और दिल्ली साफ कर देंगे, वो नहीं होने वाला। दिल्ली की सफाई करनी है, हमें अपने सफाई कर्मचारियों की उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पड़ेगा, उनको पक्का करना पड़ेगा, उनकी नौकरी को पक्का करना पड़ेगा, उनके ठेकेदारों को ठेकेदारी के शोषण से बचाना पड़ेगा। तो पक्का करेंगे 50,000 लोगों को। मैंने 36,000 लोगों को पक्का किया था 49 दिन में ठेके के। आज दिल्ली के जितने ठेके, इसीलिए तो डर रही है बीजेपी। आप समझ नहीं रहे पॉलिटिक्स। 36,000 लोगों को पक्का किया था। दिल्ली के अंदर 2.5 लाख ठेके के कर्मचारी है, वो सब हमें वोट करने वाले हैं। दिल्ली के 83% लोग ऐसे हैं जिनके बिजली पानी के बिल कम थे, वो सारे हमें वोट करने वाले हैं। दिल्ली के सारे ट्रांसपोर्टर हमें वोट करने वाले हैं। अगर मान लीजिए शीला दीक्षित दिल्ली की राजनीति में आती हैं वापस और कांग्रेस उनके सहारे लड़ने का प्रयास करती है, तो आप इस बार उस तीव्रता से उनको टारगेट कर पाएंगे जिस तीव्रता से आप पिछली बार कर पाए, या आपके निशाने पर बीजेपी ही रहेगी? कांग्रेस तो है ही नहीं इस बार ना। इस बार सीधे टक्कर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में है। आपने कभी अलायंस बनाने का नहीं सोचा? जैसे बीजेपी अलायंस बनाती है छोटे छोटे दलों से, समान विचारधारा वाले लोगों से। अगर कोई दल से नहीं होता है तो उसके किसी प्रमुख नेता को अपने भीतर ले आती है। आप इस तरह के अलायंस बनाने का आपने नहीं किया? कभी प्रयास नहीं किया? नहीं, अकेले ही जाएंगे अभी तक तो चलिए। आपको नहीं लगता कि ये चुनाव आपके लिए करो या मरो का चुनाव है? हमारे लिए मैं फिर से यही कह रहा हूँ, आम आदमी पार्टी मेरा चुनाव थोड़ी है, आम आदमी पार्टी का चुनाव। आम आदमी पार्टी रहे या ना रहे, केजरीवाल रहे या ना रहे, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। पर लोकसभा के चुनाव में नहीं चुना था। बीजेपी कहती है कि उसके पास जनादेश है दिल्ली का, क्योंकि 7 लोकसभा चुनाव में ऐसा तो नहीं लिखा कि जो लोकसभा चुनाव जीत जाए वो दिल्ली पे राज करेगा। दिल्ली के विधानसभा चुनाव अलग होते हैं, लोकसभा अलग होते हैं। बाई इलेक्शन में तो हार गई बीजेपी हर एक उसमें। काफी टाइम हो गया है इसमें। मुझे लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल काफी बदल गए। मैं नियत की बात नहीं कह रहा हूँ, मतलब तेवर में काफी बदलाव मैं दिख रहा हूँ। हो सकता है कि आप अच्छे के लिए बदल गए हों। बदले हैं क्या कुछ? अब आपको ये समझ में आ रहा है कि राजनीति सिर्फ नैतिकता या आदर्शों के मापदंड पे नहीं की जा सकती है, टैक्टिकल होना पड़ता है। चुनाव के समय थोड़े दाएं बाएं के समझौते करने पड़ते हैं। नहीं, लेट्स बी प्रैक्टिकल। नो, आपने 2 चीजें कही। नैतिकता और आदर्शों से कभी समझौता नहीं होगा, किसी भी हालत में समझौता नहीं होगा। अगर समझौता करना पड़ेगा राजनीति छोड़ दूंगा मैं। लेकिन हाँ, स्ट्रैटेजीज बनती हैं, प्लान बनते हैं, प्लान हम भी बनाते हैं, लेकिन प्लान नैतिकताओं को दरकिनार करके नहीं बनाए जा सकते। पर एक बात मुझे बताइए कि जब आप ये चुनाव इस बार फिर से दोबारा से लड़ने जाएंगे, ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि नैतिकता की बात नहीं है, लेकिन जब आप युद्ध में घिरे होते हैं तो चुनाव की अपनी एक उसमें रणनीतियां होती हैं, है ना? और वो रणनीतियां हो सकता है कि वो नैतिकता के मापदंड पे ना। आप सच्चाई को अपनी कमजोरी समझते हैं कि सच्चाई को आप अपनी ताकत समझते हैं? पिछले 4 साल का, मैं तो बहुत छोटा हूँ, पिछले 4 साल का मेरा छोटा सा एक्सपीरियंस ये बताता है, हमारे पास कुछ नहीं था और कुछ नहीं है आज। ना हमारे पास संसाधन है, ना हमारे पास पैसा है। एक ही चीज़ है, हमारी सच्चाई और हमारी ईमानदारी। इसीलिए ऊपर वाला हमारा। कोई फंड रेजिंग करने वाले हैं आप उसके लिए? फंड रेजिंग जो मर्जी कर लें सर, हम कितना पैसा इकट्ठा कर लेंगे? 6 करोड़, 10 करोड़, पिछली बार 20 करोड़ इकट्ठा किया था, 20 करोड़, इस बार 30 करोड़ कर लेंगे। वो कितना, 3,000 करोड़, 10,000 करोड़, वो ऐसी बातें करते हैं। हम कहाँ हैं उनके सामने? हमारे पास क्या है? हमारे पास हमारी सच्चाई और हमारी ईमानदारी है, इसीलिए ऊपर वाला हमारा साथ देता है। पिछली बार जिस तरह से आपने ऑटो पे पोस्टर लगाया, रेडियो पे किया, हाई कोर्ट में जाके उसके ऊपर स्टे लगा दिया। अब तो वो मन की बात उनकी आ रही है, तो अब आपके पास फिर नए कोई जगह आप निकालने का प्रयास करें? प्रश्न है बहुत सारे मन के सवाल है। पर आपको नहीं लगता कि एक बार फिर से अन्ना हजारे को लाना चाहिए? अभी उन्होंने काले धन पे बयान दिया था कि वो के बार कई बार बात हुई, वो कहते हैं कि नहीं, मैं राजनीति में नहीं आऊंगा। वो अपने स्टैंड पर कायम है। मतलब आपकी पार्टी, आम आदमी पार्टी, आपके चेहरे पे लड़ेगी, ठीक है। बीजेपी स्पष्ट है कि वो नरेंद्र मोदी के चेहरे पे लड़ेगी। वो आप चाहे जितना भी कहें कि मैं उसको बनाने का प्रयास कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। क्या आपको लगता है कि 6 महीने में वाकई कोई ऐसा आपके पास आधार नहीं है कि हुआ है कि आप उनकी सरकार को टारगेट कर सके चुनाव में? उसकी जिस सरकार की पार्टी है उसको टारगेट कर हमें किस लिए टारगेट करना है? हमें अपना अच्छा काम दिखाना है ना। हमने 49 दिन के अंदर जो काम किया, जनता उस पर पागल हुई जा रही है। जनता कह रही है कि बहुत अच्छा काम किया, उसीलिए वोट देगी हमें जनता। हमें किस लिए किसी को टारगेट करना है? नहीं टारगेट करना हमें।
राजनीति में दो ही पक्ष होते हैं, या तो अगर में या तो मगर में। अगर में मान लीजिए आपकी सरकार बन गई, या मगर में अगर मान लीजिए आप विपक्ष के लायक हुए, तो क्या ये माना जाए कि आम आदमी पार्टी कई ऐसे जानकार हैं वो कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि ये पार्टी बिखर जाएगी। क्या ये लंबे दौर की पार्टी है सर? जो या इसका संबंध दिल्ली के चुनावी नतीजों पर ही निर्भर करेगा कि इसका अस्तित्व? फिर मैंने कहा कि मैं कभी भी आम आदमी पार्टी के भविष्य के बारे में नहीं सोचता। मैं हमेशा देश के भविष्य के बारे में सोचता हूँ। आम आदमी पार्टी देश के लिए बनी है और देश के लिए अंतिम सांस तक जो भी करने की ज़रूरत पड़ेगी मैं करूँगा। कई लोग मेरे से पूछते हैं आम आदमी पार्टी का आप क्या भविष्य देखते हैं। मैंने कहा मैंने कभी आम आदमी पार्टी के भविष्य के बारे में सोचा ही नहीं। मैं क्या बताऊँ, देश के भविष्य के बारे में सोचता हूँ कि हम ऐसा देश चाहते हैं, हम ऐसा देश चाहते हैं, हम भ्रष्टाचार मुक्त। वही लगता है कि सोसाइटी जो है वो अब निकल चुकी है। ये भ्रष्टाचार अब कह रहे हैं कि अगर आज आप रामलीला मैदान में प्रदर्शन करने जाएं, मैं सहमत हूँ। वो गुस्सा तो था। मुझे नहीं लगता कि वो गुस्सा आप लोगों में है। वो गुस्सा नहीं है, वो गुस्सा था। लेकिन आज आम आदमी पार्टी को भ्रष्टाचार मुक्त उसके लिए देंगे, वो पॉजिटिव उसमें देंगे कि उन्होंने वो दौर देखा था जिसमें पुलिस वाला पैसा नहीं लेता था, एमसीडी वाला पैसा नहीं लेता था। अब लेते हैं। वो वाला भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ। 2G वाला हो सकता है कि थोड़े दिन के लिए खत्म हो गया हो, लेकिन वो वाला तो आज भी बरकरार है। आज भी एक भी काम बिना पैसे के नहीं होता। पर आपको क्यों लगता है कि 2G वाला आप कह रहे हैं खत्म हो गया हो? नहीं, मैंने तो अभी थोड़े दिन पहले खबर पढ़ी थी टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट पेज के ऊपर। उसमें लिखा हुआ था कि ये जो कोयले की खदानें हैं इसके अंदर एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार अब पनप रहा है। संजीव चतुर्वेदी हैं, संजीव चतुर्वेदी को जिस तरह से उन्होंने निकाला, उनको तो नहीं निकालना चाहिए था। कह रहे थे कि भ्रष्टाचार के खिलाफ काम कर रहे हैं, काला धन वालों की लिस्ट देनी चाहिए इनको। तो भ्रष्टाचार की आप बार बार तैयार हैं, तो तैयारी से मतलब क्या समझे आपने? सारे उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए हैं, सारी रणनीतियां आपकी तैयार है, या इस तरह से जैसे बीजेपी कह रही है, कांग्रेस कह रही है, आप लोग भी कहते हैं हाँ हम तैयार हैं चुनाव के लिए? आपके हिसाब से तैयारी में क्या क्या आता है? मुझे लगता है कि आपने कुछ उम्मीदवारों काफी कुछ नाम काफी कुछ हो रहा है आपकी पार्टी हो गए, वो तय हो रहे हैं। वो ऐसा तो नहीं होगा कि बहुत लोग बीच चुनाव से ही निकल के दूसरे पार्टी में चले जाएं? नहीं, इस बार तो लाइन लगी पड़ी हमारे यहाँ टिकट लेने वालों की। आपको लगता है कि सीधे दो लोगों की टक्कर है, दो पार्टियों की टक्कर है ना, आम आदमी पार्टी और बीजेपी। यही एक चुनौती की बात है। अब देखेंगे कि आप इस टक्कर में किस तरह से वो जुनून 2013 वाला आप उस तरह से फिर उस ऊपर वाला साथ देगा। मैं राजनीति में बार बार ऊपर की तरफ नहीं देखता, मैं नीचे की तरफ देखता हूँ। ये दो नजरिए का फर्क हो सकता है। वो ऊपर वाला हो सकता है, वो अलग बात है। लेकिन एक छोटा सा हम ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम आपसे और बात करेंगे। अभी छोड़ने वाला नहीं है।